Good morning, students. Today we are going to read 19th lesson Rights and Duties on page number 128 in your textbook. And at first, we will read about in a nutshell on page number 131. Now we will start from nutshell. First point is the Constitution of India was adopted on 26th Jan 1950. ये आपको पता भी होगा पहले से ही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको बनने में 2 इयर्स लगे थे और 11 मंथ्स एंड 18 डेज, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था और यह 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किया गया था 26 जैन 1950 को। नेक्स्ट, वैसे इसमें एक बात और रहती है कि भाई इसको बना करके तैयार कर लिया गया था 26 नवंबर 1950 को, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका रीज़न क्या था कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए एक स्पेशल डे चाहिए था, और स्पेशल डे 26 जैन को माना गया था क्योंकि इंडियंस ने जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था वो फर्स्ट टाइम जब मनाया था वो 26 जैन को मनाया था, लेकिन बाद में जो फ्रीडम मिली थी वो 15 अगस्त को मिली थी। तो इसलिए 26 जैन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है द फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स की फ्रीडम का प्रोटेक्टर माना जाता है, सेफगार्ड माना जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों साथ साथ चलते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ द नेशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो लोगों की बेटरमेंट के लिए होते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत बोलते हैं, ये अच्छा शासन चलाने के लिए दिए गए हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमारा लेसन का नाम है 19th लेसन। इसमें सबसे पहले गेट गोइंग में दिया है रीड द सेंटेंसेस, राइट फॉर द फंडामेंटल राइट्स, राइट एफडी फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो एफ आर तो हमने फंडामेंटल राइट्स के लिए लिखना है और एफ डी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए लिखना है। तो सबसे पहले दिया है एवरी सिटीजन इज इक्वल। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है उसमें एवरी सिटीजन इक्वल माना जाता है। नेक्स्ट दिया है टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। नेक्स्ट दिया है एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हर सेल्फ हिमसेल्फ फ्रीली, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। इसके बाद दिया है इंडिया गेन इट्स मच अवेटेड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एट द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947। इंडिया को अपनी अवेटेड फ्रीडम जो थी वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, मिडनाइट को। एट दैट टाइम, इस समय, हाउ एवर इंडिया डिड नॉट हैव इट्स फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस।
इंडिया ने अपना फ्रेमवर्क भी तैयार नहीं किया था शासन के लिए। ऑन 26 Jan 1950 इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको फोर्स किया गया था, उसको लाया गया था या लागू किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसको लैंड का सुप्रीम लॉ माना जाता है, यानी कि हमारे देश में जो सबसे ऊपर होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, उसको हम सुप्रीम लॉ बोलते हैं। इट लेज डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। इसमें क्या दिया गया है, लोगों के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज को शामिल किया गया है। वी विल नाउ डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया। हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक शामिल किया गया है। तो सबसे पहले दिया है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार। टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कितने हैं, 6। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, लेकिन बाद में उनको एक जो प्रॉपर्टी का राइट होता था उसको हटा दिया गया था। तो अब टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इनका जिक्र किया गया है। अब आता है राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल द आइज ऑफ द लॉ। कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो कानून की नज़रों में हर सिटीजन जो है वो इक्वल है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रेस और प्लेस। कि किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो उसकी कास्ट के बेस पर, ना उसके कलर के बेस पर, ना उसकी क्रीड मतलब नस्ल के बेस पर, ना रिलीजन के बेस पर और ना ही रेस और प्लेस के बेस पर। तो किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज ऑन एनी बियास्ड बेसिस। और क्या दिया गया है, किसी भी सिटीजन्स को मना नहीं किया जाएगा, किसके लिए कि भाई बाइस्ड बेसिस पर कोई भी फैसिलिटी देने से मना नहीं किया जाएगा। बाइस्ड बेसिस होता है कोई भी पार्शियल तरीके से, इम्पार्शियलिटी जो दिखाई जाती है वो यहाँ पर दिखाई नहीं जाएगी। मीन्स पक्षपातपूर्ण तरीका जो है वो नहीं अपनाया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वीकर सेक्शन होते थे सोसाइटी के, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न किए हुए हैं। उनका लेवल जो है वो ऊपर उठाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो थे वो अपनाए थे। These provisions include reservation and a few advantages। इसमें रिजर्वेशन और few advantages शामिल किए गए थे। The reservation are meant for bringing the oppressed and the weaker section of society into the mainstream। रिजर्वेशन को इसलिए लाया गया था ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के वो भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएं, मुख्य विचारधारा में शामिल हो जाएं। Reservation for getting admissions into schools and colleges and government jobs are few examples। रिजर्वेशन जो होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए भी होते हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन जो है वो वीकर सेक्शन को दी गई है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स बोलने की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू एक्सप्रेस हिज हर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस विदाउट फियर एंड प्रीजुडिस। कि प्रत्येक जो नागरिक है उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी राय, अपनी फीलिंग्स सभी को बिना किसी प्रीजुडिस, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से वो असेंबल भी हो सकते हैं बिना हथियारों के। और अपनी यूनियन और एसोसिएशंस बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और वो इंडिया में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस मीन्स राइट टू फ्रीडम जो है हमारा स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। कि इंडिया का जो सिटीजन होगा वो अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को किसी भी टाइम बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के बोल सकता है। और बिना किसी हथियारों के वो कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी यूनियन और एसोसिएशंस भी बना सकते हैं और वो इंडिया में फ्रीली कहीं पर भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एवरी राइट कम्स विद ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक राइट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो राइट होता है उसके साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जुड़ी होती हैं। वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट इट डज नॉट गिव अस द लिबर्टी टू से बैड थिंग्स अबाउट पीपल अनरीजनेबली और अब्यूज पीपल। इसमें क्या दिया गया है कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता तो मिली हुई है, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी को भी बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देंगे। या हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि हम किसी को भी गाली गलौज देना भी शुरू कर देंगे। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हमें अगर बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो हमें केवल राइट वे से ही बोलने का तरीका मिला हुआ है। हमें कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया जिससे हम दूसरों को डिस्कम्फर्ट करें या दूसरों को परेशान करें। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसको बोलते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू लिव लाइफ विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। प्रत्येक भारत के नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि वह अपने जीवन को बिना किसी शोषण के जी सकता है। नो इंडिविजुअल, कंपनी और एंटिटी कैन फोर्स फॉर एनी पर्सन टू वर्क एज बॉन्डेड लेबरर। कोई भी कंपनी जो है, एंटिटी, वो किसी भी आदमी को बॉन्डेड लेबरर के रूप में नहीं रख सकती, मीन्स बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रख सकती। Children below 14 years of age cannot be employed in any form of industry or work। 14 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स देम द राइट टू एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 14 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, बिलो 14 ईयर्स, उनको एजुकेशन देने का राइट देता है और उन्हें किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम और ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन। यहाँ पर स्टेट रिलीजन नहीं है कि इसको स्पेशल ये माना जाए कि ये एक हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है। तो ऐसा नहीं है। इंडिया जो है सेकुलर कंट्री माना जाता है। ऑल इंडियंस आर फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। सभी इंडियंस जो हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को हिंदू धर्म अपनाना है तो मैं हिंदू धर्म अपना सकता हूँ।
मुस्लिम अपनाना है तो मुस्लिम अपना सकता हूँ, क्रिश्चियन को अपनाना है तो क्रिश्चियन। तो इस तरीके से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। दे कैन नॉट बी फोर्स टू चेंज और एक्सेप्ट एनी रिलीजन। उनको अपना धर्म बदलने के लिए या कोई भी धर्म अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। यानी कि इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म जो है वो अपना सकते हैं। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड अलाइक बाय द गवर्नमेंट। जितने भी रिलीजन होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो बराबर से ट्रीट करती है। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें क्या होता है, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन्स, कल्चर्स, सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज। इंडिया जो है बहुत से धर्मों का, संस्कृति का और संप्रदायों का एक देश है। विच हैव देयर ओन बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। और सभी धर्मों के, कल्चर्स के, सेक्ट्स के, कम्युनिटीज़ के अपनी अपनी ट्रेडिशन होती है और विश्वास होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मेजर्स दैट वुड सेफगार्ड द राइट ऑफ पीपल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटीज एंड ट्रेडिशंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेफगार्ड का काम करता है, प्रोटेक्टर का काम करता है लोगों के अधिकारों को, और उनकी जो कल्चर आइडेंटिटीज है और ट्रेडिशंस हैं उनको बचाने का प्रयास करता है। द वेरियस रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स इन इंडिया सच एज मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस एटसेट्रा have the right to set up educational institution to propagate their cultural values। और इंडिया में जो हैं वो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, उनके पास अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का और उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आता है द स्टेट विल रन स्कूल, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर नो रिलीजियस टीचिंग इज अलाउड। स्टेट जो है स्कूल, कॉलेजेस और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता है जिसमें कोई भी धार्मिक टीचिंग जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन हर हिज एलिजिबिलिटी विदाउट द प्रीजुडिस ऑफ ए रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है वो एडमिशन ले सकता है। ये कोई रिलीजन बेस्ड नहीं होते स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर कोई भी इंडियन जो है वो एडमिशन ले सकता है बिना किसी भेदभाव के। उनके साथ धर्म, जाति, नस्ल और आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। जितने भी इंडियन सिटीजन हैं वो कानून की नज़रों में बराबर हैं। दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सीक जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ इंडिया इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड। उनको राइट प्राप्त होता है कि कोई भी अगर उनके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है या फंडामेंटल राइट्स जो है उसको वायलेट किया जा रहा है तो वो कानून का सहारा ले सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर ए प्रिविलेज एंजॉयड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। और इंडियन सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक अच्छी सुविधा होती है, या उसको एक सौभाग्य मान सकते हैं कि उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड दिस राइट्स टेम्परेली। एक बात होती है कि जो हमारे ये 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको किसी भी हालात में उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। केवल एक ही सिचुएशन ऐसी होती है जब भी हमारे प्रेसिडेंट जो हैं इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, वो होती है नेशनल इमरजेंसी। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो है वो
इसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या दिया गया है, द फंडामेंटल ड्यूटीज are our obligation towards our nation and other fellow citizens. In order to enjoy our rights freely, we need to perform our fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमारे राष्ट्र के जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए अपने राइट्स को अच्छे से एंजॉय करने के लिए वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं उनमें सबसे पहले वी मस्ट ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का, और जितना हमारा नेशनल एंथम है उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिया है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जितने हमारे नेशनल एम्बलम होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व आवर कंट्री इन द आवर ऑफ नीड। यह भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए जब उसको ज़रूरत होती है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी यह भी ड्यूटी बनती है कि जितने भी हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द नेशन, कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारी कल्चर हेरिटेज को। वी मस्ट नॉट स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ आवर हिस्टोरिकल मोनूमेंट, कि हमें अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो होते हैं उनकी ब्यूटी को ख़त्म नहीं करना चाहिए या बर्बाद नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल मोनूमेंट जैसे हमारा ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, ये हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है किसी भी तरीके का उसको नहीं अपनाना, इसको जो भी पोल्यूशन होता है उसको नहीं करना चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड टू कंट्रीब्यूट इन टेकिंग आवर कंट्री टुवर्ड्स ग्रेटर हाइट्स ऑफ डेवलपमेंट थ्रू सिंसियर एंडेवर इन आवर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, कि हमें अपना ग्रेटर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो देना चाहिए अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। किसी भी तरीके से जो भी जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं उस फील्ड में काम करके हमें अपने देश की डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट मीन्स राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो इसमें क्या है, सबसे पहले दिया गया है वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू इट्स सिटीजन्स, के नागरिकों को अपनी आजीविका कमाने के लिए काम प्रोवाइड कराया जाना चाहिए या काम का अधिकार दिया जाना चाहिए। गिव चांस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस टू द पीपल एट द ग्रासरूट्स लेवल थ्रू विलेज पंचायत एंड ग्राम सभा। जो सेल्फ गवर्नेंस होती है उसमें काम करने के लिए लोगों को ग्रास रूट्स लेवल से, यानी कि जो सबसे निचला लेवल होता है वहीं से ही लोगों को गवर्नेंस यानी कि शासन में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत हैं और ग्राम सभा, वहीं से लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ गार्ड द राइट ऑफ ए
women and children in the society and give them special opportunity for better development. जो औरत हैं, बच्चे हैं, उनको राइट्स मिलने चाहिए सोसाइटी में और उन्हें स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल तक के बच्चों को जो चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए और साथ में उनको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ द वीकर सेक्शन इन सोसाइटी। हमें जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, उनका स्तर सुधारने के लिए काम करना चाहिए। तो इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो यही थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो यही थे और लेसन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।